दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं। तो आज हम संसाधन के बारे में ज्योग्राफी का क्लास 8 का जो है मोस्ट प्रीवियस है, जो एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम संसाधन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। संसाधन के बारे में पढ़ेंगे, ये बहुत। तो चलते हैं। प्रत्येक वह वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। कुछ संसाधनों आर्थिक मूल्य होता है, धातु, मगर कुछ का नहीं भी होता है, मगर दोनों ही महत्वपूर्ण है क्योंकि मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। पदार्थ संसाधन में परिवर्तित होते हैं, इसके कारक होते हैं समय, प्रौद्योगिक और संसाधन के प्रकार होते हैं, एक प्राकृतिक रूप से, एक मानव निर्मित रूप से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन के बारे में अगर कहें तो प्राकृतिक से प्राप्त होते, प्रकृति से प्राप्त होते, नेचुरल से होते, जो संशोधन के बिना ही उपयोग में लाए जा सकते। एग्जाम्पल के लिए जल प्राकृतिक संसाधन है, मृदा प्राकृतिक संसाधन है, खनिज। प्राकृतिक संसाधन के वर्गीकरण के आधार पर देखें तो विकास का, प्रयोग का स्तर, उद्गम, भंडारण व आधार, और साथ में वितरण के तौर पर देखें तो वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन के तौर पर देखते हैं, ठीक है। वास्तविक संसाधन, जो बात करते हैं वास्तविक संसाधन का, वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन में क्या अंतर है। तो वास्तविक संसाधन कहते हैं मात्रा ज्ञात होती है, वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है। जर्मनी के रूर प्रदेश में कोयले, पश्चिम एशिया में खनिज, महाराष्ट्र में दक्कन का पठार की काली मिट्टी अत्यधिक जी। साथ में ही संभाव्य संसाधन की बात करें तो मात्रा ज्ञात नहीं है और मात्रा ज्ञात नहीं की जा सकती है, वर्तमान में इनका उपयोग नहीं किया जा रहा है, उपयोग भविष्य में किया जाएगा। लद्दाख में पाया गया यूरेनियम संभाव्य संसाधन का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बात करते हैं तो उत्पत्ति के आधार पर अगर वर्गीकरण करें तो एक होता है नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। नवीकरणीय पुनः नवीकृत करके उपयोग किया जा सके, मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं पड़ता है, सौर और पवन ऊर्जा। अनवीकरणीय भंडारित सीमित है, एक बार समाप्त हो जाने के बाद पुनः नवीकृत होने में इन्हें हजारों वर्ष लग जाएंगे, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सर्वव्यापक और स्थानिक तौर पर अगर देखें, सर्वव्यापक और स्थानिक तौर पर देखें तो जो सभी जगह पर पाए जाते, एग्जाम्पल के लिए वायु, वो सर्वव्यापक है। स्थानिक जो निश्चित स्थानों पर हो जाते हैं, ठीक है। पृथ्वी पर इन कारकों में भिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन की बात करते हैं। मानव निर्मित संसाधन की बात करें तो वे प्राकृतिक पदार्थ संसाधन जिनका मूल पुल, सड़क, मशीन, वाहन इत्यादि। मानव संसाधन वे लोग ही हैं क्योंकि उनके पास ज्ञान, प्रौद्योगिक व कौशल है जिसे वो प्राकृतिक अच्छा उपयोग कर सकते हैं। लोगों की कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास है। संसाधनों का सतर्कता से उपयोग करके उन्हें नवीकरणीय के लिए समय देता है, संसाधन संरक्षण कहलाता है। साथ में ही जो सबसे ज़्यादा अभी के समय में चलन सकती है वो है सतपोषणीय विकास। संसाधनों का उपयोग करके साथ साथ उन्हें भविष्य के लिए संरक्षित रखना, वो संतुलन बनाए रखना, वर्तमान और भविष्य को लेकर सतत वो, ठीक है। इसके सिद्धांत की बात करें तो जीवन के रूपों का आकार व देखभाल करना, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी को जीवन शक्ति व विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग, ह्रास को रोकना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत को व्यवहार अन्यथा अभ्यास में बदलाव करना, समुदायों को अपने अपने पर्यावरण की देखभाल के लिए योग्य बनाना, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा तो है भूमि, मृदा, जल, प्रकृति, वनस्पति, जीव संरक्षण। जो बीपीएससी के मेंस के तौर पर भी एग्जाम में 2 बार क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा गया है, क्वेश्चन मेंस के तौर पर। तो सबसे चलते भूमि का उपयोग की बात करते हो, कृषि, वानिकी, खनन और सड़कों का उद्योग की स्थापना। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग पर भूमि है। विश्व के 90% जनसंख्या भूमि के 30% भाग वाले पर ही निवास करते हैं। 70% भूमि पर उबड़ खाबड़ पर्वतों के तीव्र ढलान, जलाकृति, संभावित निम्न क्षेत्र विरल अथवा निर्जन है, ठीक है। साथ ही भौतिक कारकों के आधार पर, अगर भौतिक कारकों के आधार पर देखें तो स्थाकृति, मृदा और जलवायु है, खनिज, साथ में जल की उपलब्धता। मानवीय कारक है जनसंख्या और प्रौद्योगिक। निजी भूमि और सामुदायिक भूमि की बात करते हैं तो निजी भूमि व्यक्तियों की स्वामित्व होता है, समुदायों की स्वामित्व होता है। सामुदायिक भूमि पर वो उपयोग भी चारा,
फल, नट या औषधि ब्यूटी की एकत्रित किया जाता है। सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। पूजा बहन की द्वारा लिखा हुआ ये नोट जो आपको बहुत कारगर होगा आगामी बीपीएससी के एग्ज़ाम में। तो चलते हैं, भूमि की साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। वर्तमान में कृषि व निर्माण से जुड़ी गतिविधियों के लिए भूमि के प्रसार किया जा रहा है, जिससे भूमि संबंधों खतरे जो है भूस्खलन, मृदा अपरदन, भू मरुस्थलीकरण आदि हो रहा है। भूमि संरक्षण की बात करें तो देखिए, भूमि संरक्षण का सबसे पहला जो भूमि संरक्षण तभी होगा जब आप वनारोपण कीजिएगा, भूमि के उद्धार करेंगे, रासायनिक कीटनाशकों व उपयोग से यानी उपयोग को जो है रोकेंगे, अतिचारण पर रोक लगा दिया जाएगा, तब उसको संरक्षण किया जा सकता है। साथ ही मृदा की बात करते हैं तो देखिए, द्रव्यमान व वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा की बात करते हैं। ऊपरी मृदा की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो देखिए मृदा में देखिए 3 लेयर में होता है। एक तो होता है बालू, गाद, क्ले के साथ मृदा सबसे ऊपर वाले में। उसके बाद दूसरे लेयर होते हैं वो अपक्षाई चट्टानी पदार्थ होते हैं। यहाँ पे देखिए ये वाला जो है बालू, गाद और क्ले के साथ मृदा, उसका अपक्षाई चट्टाने के बीच वाले पार्ट और जनक चट्टाने होते हैं। यहाँ पे कहने का मतलब ये निर्माण जो है खनिज से जो चट्टाने जैव पदार्थ वो भूमि पर पाए जाते हैं। निर्माण अपक्षय की प्रक्रिया से बनती है, कट सकते हैं कि खनिजों के जैव पदार्थों का सही मिश्रण हो। अपक्षय की बात करें तो अपक्षय तापमान परिवर्तन, पौधे, पक्षियों, मनुष्य द्वारा अनबाधित सेलों का टूटना अपक्षय कहलाता है। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक को देखें तो जलवायु है, तापमान है, वर्षा है, अपक्षय जो है ह्यूमस की निर्माण को भी प्रभावित करते हैं, निश्चित करते हैं। समय, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई, वनस्पति जात, प्राणी जगत, सूक्ष्म जीव द्रव्यमान को निर्माण पर को भी प्रभावित करते हैं। उच्चवास, तुगनता, ढाल मृदा के संचयन को भी निर्धारित करते हैं। जन कौशल, रंग गाठन, रासायनिक गुणधर्मों को, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करते हैं। जलोढ़, काली, लाल, लेटेराइट, मरुस्थलीय, पर्वतीय मृदा। भारत में भी जो है मृदा निर्माण कारक जनक सेल व स्वरूप जलवायु, अन्य कारक जो स्थाकृति, जैव पदार्थ की भूमि व मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय। मृदा निम्नीकरण की बात करें तो मानवीय कारक द्वारा व प्राकृतिक कारकों द्वारा सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारण, उर्वरक पर कीटनाशक का ज़्यादा उपयोग, वर्षा, दोहन, भूस्खलन, बाढ़। मृदा संरक्षण की विधियां हैं, मलबा बनाना, पौधे के बीच अनावृत भूमि ढककर मृदा को अर्दित से रोका जा सकता है। वेदिका फॉर्म क्या होता है? तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं मृदा अपरदन को रोकने के लिए। समुच्चय रेखीय जुताई ढाल से नीचे की ओर बहते जाल के लिए अवरोध का काम करती है। समुच्चय रेखीय जुताई। रक्षक मेखलाएं तटीय व शुष्क प्रदेशों में कतार से वृक्ष लगाए जाते हैं पवन की गति को रोकने के लिए, ताकि मृदा अपरदन से बचाया जा सके। समुच्चय रेखीय रोधिका जोते बनाने के लिए पत्थर, घास, मृदा का उपयोग, इसके सामने जल एकत्र करने के लिए खाई बनाई जाती है। चट्टानों का बांध जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाया जाता है, मृदा की क्षति को रोकती है। बीच की फसल उगाना वर्षा के दोहन से मृदा को बचाने के लिए भिन्न फसलों को एकांतर कतार में लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल की बात करते हैं। जल भूपृष्ठ पर 3/4 भाग जल से ढका है। पृथ्वी के नीला ग्रह जल को अधिकता के कारण ही कहते हैं। जीवन 3.5 अरब वर्ष पहले जल से शुरू हुआ था। महासागरों का जल लवणीय है, जो कि मानवीय उद्योग के लिए अनुपयुक्त नहीं है। साथ में 2.7% जल ही अवलोकनीय है। इसका नियर एवं 70% भाग बर्फ की चादरें हिमानी के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड पर्वतीय प्रदेश में पाए जाते हैं। 1% अलवण जल मानव उपयोग के लिए है। लगभग जो नदी झीलें भूम जल के रूप में, वायुमंडल जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। एक टपकता नल जल में 200 लीटर जल का व्यर्थ होता है। 1975 में मानव जल उपयोग की खपत की थी 3850 घन पर वर्ष। 2000 में बढ़कर 6000 घन पर किमी वर्ष अधिक हो गई है। पृथ्वी का सबसे मूल्यवान पदार्थ है अलवणीय जल है। पृथ्वी पर जल को ना तो बढ़ाया जा सकता है और ना ही घटाया जा सकता है, इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है।
जल की प्रचुरता में विविधता मिलती है। कारण है वाष्पीकरण, वर्षान, वाह प्रक्रिया द्वारा महासागरों, वायु, भूमि व पुनः महासागरों में चक्रान गतिशील रहते हैं। जल चक्र कहते हैं इसे। जल से विद्युत उत्पादन, जल कृषि, उद्योग, बांधों के जलाशय के माध्यम से। जल एक नवीकरणीय संसाधन, हालांकि इसका अति उपयोग व प्रदूषण से इसके उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। जल संग्रहण किया जाना चाहिए पृष्ठीय प्रवाह को बचाने के लिए। जैवमंडल, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव जो केवल स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल में सक्रिय क्षेत्र में पाए जाते हैं। जैवमंडल की बात करते हैं। जैवमंडल में जीवित रहने के लिए सभी जीवित जातियां एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। परितंत्र कहते हैं। रक्षक मेखला पौधे में को कहा गया है जो कि फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा को सुरक्षा प्रदान करती है, उसे रक्षक मेखला कहते हैं। वनस्पति के प्रकार 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक तो वन, एक घास स्थल, दूसरा गुल्म और दूसरा टुंडा प्रदेश में विभाजित किया जाता है। चलते हैं जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, दीदी द्वारा तैयार किया हुआ, पूजा दीदी द्वारा। इसको हम आपको फटाफट रिवीजन करवा देते, तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए प्लीज़। विशाल वन पाए जाएंगे भारी वर्षा वाले क्षेत्र में। कम वर्षा, कम वनों का आकार व सघनता भी कम होती है। सामान्य वर्षा क्षेत्र, छोटे आकार के वृक्ष व घास। कम वर्षा शुष्क क्षेत्र, कटीली व गुल्म उगते हैं। इनकी पत्तियां कांटेदार व मोमनीय होते हैं। आर्द्रता की हानि रोकने के लिए। ध्रुवीय प्रदेश, टुंडा वनस्पति, मांस लाइकेन। ठीक है। वनों के प्रकार की बात करते हैं। तो वनों के प्रकार पत्तियां के गिरने के आधार पर तो सदारहित और पर्णपाती। ठीक है। जो वर्ष के किसी भी ऋतु में अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं उसे सदारहित कहते हैं। पर्णपाती, जो वाष्पोत्सर्जन से होने वाली हानि को रोकने के लिए किसी विशेष ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते उसे पर्णपाती कहते हैं। साथ में ही अब चलते हैं पर्यावरण से जुड़े हुए। राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैव मंडल निश्चय, प्रकृति, वनस्पति व अन्य जीवों को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। साइट, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडोनेशियन स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा, अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी की स्थापना की गई है। प्राणियों और पक्षियों की सूची तैयार करती है। प्राणियों की सूची के व्यापार, शिकार करने पर रोक लगाती है, प्रतिबंध लगाती है, साथ ही यह उन्हें संरक्षण देती है। पौधे और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का एक नैतिक कर्तव्य भी है। चलते हैं खनिज संसाधन और शक्ति संसाधन। तीसरा पार्ट चलते हैं, खनिज संसाधन और शक्ति संसाधन। खनिज प्रकृति से प्राप्त होने वाला वो पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन है, किसी विशेष क्षेत्र या सेल समूह से संकेंद्रित होते हैं। पहचान रंग, घनत्व, कठोरता, रासायनिक गुणों या विशेषता के आधार पर 2 प्रकार की होती है। एक धात्विक होती है, दूसरा अधात्विक। धातु कच्चे रूप में होते हैं, कठोर पदार्थ होते हैं जो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। विशेषता चमक, खनिज लौह अद्वितीय हो सकते हैं। अधात्विक, खनिजों में धातुएं नहीं होती है, इसके चूना पत्थर, अब्रक, जिप्सम, खनिज, ईंधन, कोयला व पेट्रोलियम। खनिज को खनन, प्रवेदन या आखनन द्वारा निष्कासित किया जाता है। विशेष चमक, खनिज लौह अशुद्ध हो सकते हैं जिनमें लोहा व लौह अयस्क, मैग्नीज, डोमाइट, अलोह लोह नहीं होते हैं। चांदी, तांबा, सीसा। खनिज लौह व अलोह हो सकते हैं जिसमें लोहा व लौह अयस्क, मैग्नीज, क्रोमाइट, अलोह लोहा नहीं, अलोह मतलब लोहा नहीं होता है। चांदी, तांबा, सीसा। पृथ्वी के अंदर दबी सेलों से खनिजों को निकाला जाता है। एक विस्तृत खनिज, एक उपनिकृत। वे खनिज कम गहराई में होते हैं जिन्हें केवल पृष्ठीय सतह को हटाकर बाहर निकालते हैं। कस्पीय खनिज, जो बहुत ज़्यादा खनिज गहराई में स्थित होते हैं उनके लिए प्रक्रिया अपनाई जाती है। खनन, प्रबोधन और आगमन, प्राकृतिक गैस जो कि बहुत नीचे पाई जाती है उसके लिए विधि का उपयोग किया जाता है। सतत के लिए नियत, जिसे प्रक्रिया को खनिजों को निकालने के लिए उछाला जाता है। सेल की बात करते हैं। अनिश्चित संगठन वाले एक निश्चित खनिज समूह अयस्क, जिन सेलों से खनिज का खनन किया जाता है। 2800 से अधिक खनिजों को पहचाना जा चुका है जिसमें 100 अयस्क खनिज है। खनिजों का विवरण की बात करते हैं तो बीपीएससी में ये एक क्वेश्चन बार पूछता है खनिजों की वितरण के बारे में और इसकी उपलब्धता के बारे में। तो सबसे पहले चलते हैं
जो हमारे पास उपलब्ध है एशिया, चीन और भारत की बात करते हैं तो लोह अयस्क, चीन और मंगोलिया में प्लस इंडो 17 के अग्रणी उत्पादक हैं। सीसा, एंटीमनी, टंगस्टन के उत्पादन में अग्रणी है। विश्व का आधे से अधिक टीन उत्पादित करता है। निक्षेप मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता, तांबा। यूरोप, अगर यूरोप की बात कर लेते हैं इसी में तो लोह अयस्क में अग्रणी उत्पादक है निक्षेप वाले देश जैसे रूस, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस। पूर्वी यूरोप और यूरोप की बात करें तो तांबा, सीसा, जस्ता, मैंगनीज निकलने के निक्षेप पाए जाते हैं। उत्तर अमेरिका, खनिजों के निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवस्थित है। ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन सेल प्रदेश, जहां लोह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम, तांबा खनन। साथ में अल्पेशियन प्रदेश, कोयले का खान। पश्चिम की पर्वतीय श्रृंखला है। तांबा, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी के लिए विशाल निक्षेप है। दक्षिण अमेरिका, ब्राजील विश्व में उच्च कोट के लोहे अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। तांबे की अग्रणी चिली और पेरू। टीन के उत्पादक ब्राजील और बोलिविया। सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैंगनीज, बॉक्साइट, अभ्रक व प्लेटिनम, एस्बेस्टस व हीरे का विशाल निक्षेप है। खनिज के तेल, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया। अफ्रीका, खनिज संसाधनों में घनी हीरा, सोना, प्लेटिनम के उत्पादक। सोने के उत्पादक दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे। ऑस्ट्रेलिया, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक। अंटार्कटिका, ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत में कोयला व पूर्ति अंटार्कटिका के प्रति चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेप का पूर्वानुमान किया गया है। ठीक है। भारत में पाए जाने वाले खनिज लोहा, बॉक्साइट, अभ्रक, तांबा, मैंगनीज, सोना, चूना पत्थर। नमक, अग्र उत्पादक व निर्यातक है भारत नमक का। साथ में अभ्रक, भारत विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक व निर्यातक है। उपयोग की बात करते उद्योग में होता है, रत्न बनाने जाते हैं, आभूषण, सिक्के, पाइप, तांबा, बॉक्साइट। ठीक है। हवाई जहाज, ऑटोमोबाइल, वेतन, उद्योग, भवन निर्माण इत्यादि में होते हैं। धातु के पुनर्चक्रण के माध्यम से खनिज संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत की बात करते हैं तो इसमें क्या होते हैं, परंपरागत स्रोत में जो खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला, जल विद्युत ईंधन। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत जैसे पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा। गैर परंपरागत की व्याख्या अगर करें तो ईंधन के तौर पर करें तो बहुसंख्यक लोगों को ऊर्जा प्रदान करने के साथ साथ सुप्राय होते हैं, जैसे लाभ होते हैं। हानि की बात करते हैं, संग्रहण के समय अधिक लगता है, प्रदूषण फैलता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में वृद्धि करता है, निवर्णीकरणीय है। खनिज तेल की बात करते हैं तो देखिए, एक तो लाभ के तौर पर, हानि के तौर पर। लाभ, हानि के तौर पर देखिए, लाभ जो परिवर्तनीय है, पेट्रो रसायन उद्योग का आधार है। हानि, तेल व गैस रिसाव की वजह से O2 का अपक्षय होता है, नए ईंधन का अन्वेषण नहीं हो रहा है। लाभ, आसानी से परिवर्तनीय तेल, कोयले में स्वच्छ तेल से सस्ता। कोयले की बात करते हैं तो लाभ और हानि, कोयले की जो विस्तृत रूप से उपलब्ध है, कोयला विद्युत रूपांतरण के लिए उपयुक्त है। हानि, प्रदूषण फैलता है, परिवहन के लिए भारी है। जल विद्युत, लाभ, प्रदूषण नहीं होता है और सिंचाई व मत्स्य को बढ़ावा देती है, सस्ती है। जल विद्युत, स्थानीय समुदाय का विस्थापन हो जाता है, खर्चीला है थोड़ा। गैर परंपरागत स्रोत की बात करते तो पवन ऊर्जा। हानि, ध्वनि प्रदूषण पक्षियों के लिए हानिकारक है। गैर परंपरागत ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पवन चक्कियाँ स्थापित करने में महंगी होती है। लाभ के, प्रदूषण मुक्त होता है, एक बार स्थापित हो जाए तो विद्युत उत्पादन में कम लागत आती है, सुरक्षित और साफ है। ज्वारीय ऊर्जा, लाभ देखिए तो प्रदूषण मुक्त है। हानि क्या है, दोहन कठिन है, इसका वन जीव आवास नष्ट होते हैं ज्वारीय ऊर्जा में। परमाणु ऊर्जा, तो लाभ क्या है, ऊर्जा का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है परमाणु ऊर्जा से। हानि क्या है, खर्चीला है, वह रेडियो एक्टिव पदार्थ व्यर्थ उत्पन्न करता है। बायोगैस की बात करते हैं, बायोगैस की बात करते हैं तो इसमें लाभ क्या है, कम लागत आती है, उपयोग में आसान है। हानि क्या है, हरितगृह प्रभाव का कारण बनता है बायोगैस। भूतापीय ऊर्जा क्या है, लाभ है, स्वच्छ पर्यावरण हितैषी हर समय। और हानि क्या है, शहर से दूर अवस्थित होने की वजह से विद्युत वाहन खर्चीला होती है, भूतापीय ऊर्जा। चैप्टर नंबर 4, कृषि। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति, एग्रो अर्थ होते मृदा, कल्चर मतलब अर्थ होते कृषि, जुताई। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, फसल, सब्जियों, फूलों का उगाना, पशुधन शामिल। भारत का 2/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। कृषि भूमि का अनुकूल स्थाकृत मृदा, जलवायु कृषि के अनिवार्य क्रियाकलाप है। जिस भूमि पर फसल उगाई जाती है, उसमें क्या आते हैं, एग्री, शेरी, पीसी, पीटी, हॉर्टी प्लस कल्चर। एग्रीकल्चर मृदा की जुताई, फसल उगाना, पशुपालन आदि। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन करना, पीसी कल्चर मत्स्य पालन, मछली पालन, विटीकल्चर अंगूर की खेती करना, हॉर्टिकल्चर सब्जियां, फल फूल आदि खेती करना। कृषि के प्रकार को देखते हैं, कृषि के प्रकार को देखते जो एग्जाम में होते हैं। निर्वाह कृषि एक तौर पर एक वाणिज्यिक कृषि, किसान परिवार को जरूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं, इसमें पारिवारिक श्रम शक्ति होता है। इसका वर्गीकरण 2 भागों में भी करते हैं। वाणिज्यिक कृषि कहते हैं फसल उत्पादन और पशुपालन के बाजार में विक्रय को बेच कर लिए किया जाता है, उसे ज़्यादातर काम मशीनों से होता है। अनाज, ठीक है।
काम मशीनों से होता है। अनाज कृषि, रोपण व मिश्रित कृषि शामिल है। केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। मिश्रित कृषि में उद्देश्य भोजन, चारा, पशुधन पालन क्षेत्र यूरोप, पूर्वी यूएसए, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड व दक्षिण अफ्रीका है। गहन निर्वाह कृषि, आदिम निर्वाह कृषि दो तरह से होते हैं। एक निर्वाह कृषि, स्थानांतरित कृषि, चलवासी पशुचारण। आदिम निर्वाह कृषि किसान छोटी जमीन पर साधारण औजारों से खेती करते हैं। उसमें एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जाती है। दक्षिण पूर्व एशिया में की जाती है। फसल गेहूं, मक्का, दलहन, तिल शामिल है। आदिम निर्वाह कृषि को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। एक तो स्थानांतरित कृषि, एक चलवासी पशुपालन। स्थानांतरित कृषि बेसिन जघन वन उष्णकटिबंधीय अफ्रीका वृक्षों को काटकर जलाकर जमीन साफ की जाती है। जब भूमि की उर्वरता समाप्त हो जाती है तो भूमि छोड़ दी जाती है और बनाई जाती है, दूसरी जगह पर जाती है। चलवासी पशुपालन क्या होता है? क्षेत्र शुष्क प्रदेश, मध्य एशिया, भारत, राजस्थान व जम्मू कश्मीर। इसमें किसान अपने पशुओं को चराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। पशु ऊँट, भेड़, मवेशी, याक, बकरियां आदि। लाभ मांस, ऊन, खाल। रोपण कृषि वाणिज्य कृषि पर प्रकार है। रोपण कृषि फसल कॉफी, रबर, केला, चाय, काजू, कपास। बड़े श्रम व पूंजी ज़्यादा की जरूरत होती है। उत्पादित उत्पाद निकट के कारखानों में सप्लाई की जाती है। इसमें परिवहन जाल की आवश्यकता होती है। मुख्य क्षेत्र रहते उष्ण कटिबंधीय प्रदेश। विश्व के मुख्य फसल चावल, गेहूँ, मिलेट, मक्का, कपास, पटसन, चाय, कॉफी। रेशेदार फसलें कपास और जूट है। पेय फसलें चाय और कहवा है। स्थानांतरित कृषि विश्व को अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे झूमिंग उत्तर पूर्वी भारत में, मिल्पा मेक्सिको में, रोका ब्राजील में, लदांग मलेशिया में। जैविक कृषि इसमें रासायनिक खादों को स्थान पर जैविक खाद प्लस प्राकृतिक कीटनाशी इस्तेमाल किया जाता है। चैप्टर 5 है इंडस्ट्री, उद्योग। वे प्राथमिक गतिविधियां हैं जो वस्तुओं के उत्पादन से खनिजों के निर्माण आदि से संबंधित है। उद्योग का वर्गीकरण आधार कच्चा माल, आकार और स्वामित्व है। कच्चा माल उद्योग कृषि आधारित है। खनिज आधारित, वन आधारित व समुद्र आधारित होते हैं। कृषि से वनस्पति व जंतु आधारित माल मिलेगा, तेल, चर्मा इत्यादि। खनिज से अयस्क, वन से मिला कच्चा माल, कागज, लुगदी बनाने के लिए उपयोग। आकार की बात करते हैं तो अर्थ का निवेश की गई पूंजी, नियोजित लोगों की संख्या प्लस उत्पादन की मात्रा। दो भागों में बांटा जाता है, एक लघु आकार के उद्योग, दूसरा है बृहद आकार के। ठीक है। लघु आकार के उद्योग क्या होते हैं? कम पूंजी व कम प्रौद्योगिकी का उपयोग। घरेलू या कुटीर उद्योग होते हैं। उत्पादनों का निर्माण दस्तकार हाथों से करते हैं। टोकरी बनाना, मिट्टी के बर्तन व अन्य हस्त निर्मित वस्तुएं। बृहद आकार के उद्योग जैसे वस्तुओं का उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जाता है। पूंजी व निवेश अधिक व उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी का उपयोग होता है। ऑटोमोबाइल की मार मशीन व बड़ी वस्तुओं का उत्पादन। स्वामित्व निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व, सार्वजनिक क्षेत्र संचालन प्लस स्वामित्व सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में होते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र राज्य प्लस व्यक्तियों के समूह हो, जैसे एग्जाम्पल मल्टीलन इंडस्ट्री। सरकारी क्षेत्र स्वामित्व व संचालन कच्चे माल का उत्पादक हो या पूर्तिकाल कामगारों या दोनों द्वारा होता है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एक सुधा डेयरी। उद्योग के अवस्थिति संबंधी कारक जैसे विद्युत, कच्चा माल, श्रम, पूंजी बाजार, जल, भूमि, परिवहन, संचार। उद्योग इन्हीं संसाधनों पर केंद्रित होते हैं जहाँ इनमें ये कुछ सभी कारक उपलब्ध होते हैं। औद्योगिक तंत्र में तीन तरह से होते हैं, एक तो निवेश, दूसरा प्रक्रम, प्रोसेस, निर्गत, तीनों शामिल होते हैं। निवेश कच्चा माल व श्रम, भूमि को लागत, जल, परिवहन, विद्युत। प्रक्रम कच्चे माल को परिष्कृत माल से परिवर्तन करना। निर्गत अंतिम उत्पाद, उसमें अर्जित आय। औद्योगिक प्रदेश जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के आसपास स्थित होते हैं। प्रमुखतः पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिम व मध्य यूरोप, पूर्वी एशिया। मुख्य शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र समुद्री पत्तनों के समीप व विशेषकर कोयला क्षेत्रों के पास स्थित होते हैं। भारत मुंबई, पुणे समूह, बंगलोर, तमिलनाडु, हुगली, अहमदाबाद, बड़ोदरा, छोटा नागपुर, विशाखापट्टनम, गट्टूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ, कोलकाता, तिरुवनंतपुरम। उद्योग का वितरण लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, पुराने सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग नया उभरता। छठा है मानव संसाधन। किसी भी राष्ट्र के लिए उसके लोग ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। प्रकृति की देन जब लोगों के लिए आवश्यक पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं तो लोग उसे संसाधन में परिवर्तित कर लेते हैं। जनसंख्या का वितरण अगर बात करें, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। जनसंख्या का वितरण असमान है। 90% जनसंख्या भूमि के लगभग 30% वाले भाग पर रहती है। ज़्यादा जनसंख्या दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका। कम जनसंख्या उच्च अक्षांशीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, उच्च पर्वतीय और विषुवतीय प्रदेश। विश्व की कुल जनसंख्या के 3/4 लोग महाद्वीपीय एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। घनत्व पृथ्वी के पृष्ठ पर एक आयाम में रहने वाले लोगों की संख्या है। संपूर्ण विश्व का औसत घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक दक्षिण मध्य एशिया, दूसरा पर पूर्व एशिया, तीसरा पर दक्षिण पूर्व एशिया।
कारक जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हुए स्थाकृति, जलवायु, मृदा, जल, खनिज, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक। जनसंख्या परिवर्तन एक निश्चित तथा अवधि के लोगों की संख्या में परिवर्तन। जन्म दर 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मे की संख्या। मृत्यु दर प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या। प्रवास किसी विशेष क्षेत्र लोगों का आना जाना। प्राकृतिक वृद्धि दर किसी देश के जन्म दर व मृत्यु दर के बीच का अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। उत्प्रवासी जो देश को छोड़ देते हैं, जनसंख्या में कमी। अप्रवासी एक देश के लोग किसी दूसरे देश में जाकर बस जाते हैं, उससे जनसंख्या में वृद्धि। किसी भी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक क्यों न हो, इसका असर देश के आर्थिक विकास दर पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। जनसंख्या संगठन लोगों का आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य, व्यवसाय, आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होना जनसंख्या संगठन की संरचना को दर्शाता है। जानने में सहायक कितने पुरुष कितनी महिला आयु, शिक्षित व व्यवसाय है। जनसंख्या पिरामिड दूसरा या अन्य नाम है आयु लिंग पिरामिड दर्शाता है। कुल जनसंख्या के विभाजन विविध आयु वर्ग में 5 से 9, 10 से 14 है। कुल जनसंख्या प्रतिशत में प्रत्येक वर्ग में पुरुष और महिलाओं का उप विभाजन। यह पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या को बताता है। जन्म और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे आधार पर चौड़ा उपतीव्रता होते हैं। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू। आप लोग NCERT का सीरीज को लगातार देख रहे हैं मेंस के लिए, तो अच्छे से बनाइए। और प्री के लिए भी जो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, इसको हम पूरे ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराएंगे।